शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को हम अर्थात कि हमारे सौर एकेडमी जो संस्था है, जो आगामी परीक्षा है आईएएस और पीसीएस दोनों एग्जाम को जो 2021 में होने वाला है, ध्यान में रखते हुए आप लोगों को संविधान पर क्लासेस दे ही रहा है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूं। हिस्ट्री पर आप लोगों के क्लासेस सत्यम सर दे ही रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री पर सत्यम सर और संविधान पर हम, ठीक है, मैं। लेकिन कल ऐसे ही सत्यम सर से बात मतलब कि चर्चा विमर्श हो रही थी, तो उनका कहना था कि सर थोड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भय और डर है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं अब भारतीय अर्थव्यवस्था भी आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। लेकिन देखिए, जो क्लासेस आप लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेंगे वह एक क्विक रिवीजन के उद्देश्य मिलेंगे, बट काफी कुछ आप लोगों के लिए यह एग्जाम में बहुत अंकदायी होगा। मतलब क्वेश्चन जो है वह काफी हद तक इस जो मैं क्लासेस आप लोगों को दूंगा उसके पकड़ में रहेगा। आप लोगों का मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे, इंडियन इकोनॉमी में आप लोगों को मैं कुल 15 से 16 क्लासेस में समाप्त करूंगा। लेकिन इन 15 और 16 क्लासेस में जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता को आप देखिएगा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, इस क्लासेस, जितने भी क्लासेस होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था पर, उन क्लासेस का पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड होगा। पीडीएफ हमारे हैंड रिटन में रहेगा, हमने उसे लिखा है तो हैंड रिटन में रहेगा, और उस पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा हर एक क्लासेस के बाद, ठीक है। और जो क्लासेस देखा रहेगा उसी को मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को इसके लिए 91 98 120 630 पर व्हाट्सअप करना रहेगा। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आपको पीडीएफ जो है वह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, आप लोग को जानकारी दे दिया। अब देखिए, जो हम लोगों का यूपीएससी और पीएससी, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन का भी बैच बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्लासेस आप लोगों का क्विक रिवीजन पे रहेगा, ठीक है। यह आपको महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दिया। आप लोग धैर्यता रखिए, आप लोगों के एग्जाम तक मैं काफी कुछ चीजें कवर करा दूंगा, ये चीज मैं कह दे रहा हूं। संविधान तो मैं कवर करा ही दूंगा, काफी हद तक आप लोगों का संविधान काफी हद तक कार्य करेगा। आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे खूब, और भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी मैं कार्य कर दूंगा। बाकी सत्यम सर इतिहास पे कार्य कर देंगे, तो जो बचेगा फिर आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज जो आप लोगों से टॉपिक पर चर्चा करनी है वह है सरकारी बजट, सरकारी बजट और कर, ठीक है, पार्ट 1, ठीक है। तो मतलब कि आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्लासेस की प्रक्रियाएं आप लोगों को मैं बता देता हूं, कैसे क्लासेस चलेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में मैं जैसे पढ़ाऊंगा वैसे आपको उसी दौरान सारी चीजों को याद करना होगा। पहली चीज, मैं जैसे आप लोग मेरे क्लासेस को देखा ना, तो अब आपका काम क्या है कि अच्छे तरीके से उसी वक्त चीजें याद कर लेना है। और हर एक क्लासेस, जैसे आज मैं सरकारी बजट और कर पर क्लासेस लिया, ठीक है। अब क्लासेस लेने के बाद मैं आप लोगों को, आज के डेट में तो रिवीजन नहीं होगा, लेकिन अब नेक्स्ट क्लासेस जैसे ही कल होगा
तो क्लासेस के जस्ट पहले जितना मैं फर्स्ट क्लासेस में पढ़ाया हूं उन फर्स्ट क्लासेस को मैं आप लोगों से क्विक क्वेश्चन पूछता चलूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते जाना। तो मतलब कि जो रिवीजन की प्रक्रियाएं हैं वह भी प्रारंभ रहेगा और आपके अंदर एक उत्साह भी रहेगा। तो कमर कस लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था की सारी समस्याएं खत्म करने के लिए मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। बहुत सरलतम रूप में चीजें समझाना है। तो पहली चीज आज से चर्चा करेंगे सरकारी बजट और कर पार्ट 1। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। चलिए, तो दोस्तों देश में दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति का निर्माण किया जाता है। अब आप लोग कमेंट करिए अगर आप लोगों को पता हो तो देश में दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति कौन है जिनका निर्माण किया जाता है। किसी को पता हो तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो देश में दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति का निर्माण किया जाता है, वो कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। आप लोग कमेंट करके अगर बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो वह पहला है मौद्रिक नीति और दूसरा है राजकोषीय नीति। अब आप लोग बताएं इन दोनों में से कि बजट जो है आपका मौद्रिक नीति का हिस्सा है कि राजकोषीय नीति का हिस्सा है। किसी को पता हो कमेंट करिए। देखिए इस क्लासेस को मैं आपसे पूछता चलूंगा, आप लोग उसका जवाब भी देते चलिए। क्लासेस की गुणवत्ता अगर बढ़ानी है तो यह कार्य आपको करना होगा। ठीक है, तो देश में दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति का निर्माण किया जाता है, पहला मौद्रिक नीति, अब दूसरा राजकोषीय नीति। अब आप मुझे बताएं कि बजट जो है वह मौद्रिक नीति का भाग है कि राजकोषीय नीति का भाग है। तो बजट जो है वह राजकोषीय नीति का एक भाग है। ठीक है, यानी यह जो राजकोषीय नीति है उसको पूरा करने का, राजकोषीय नीति को पूरा करने का माध्यम कौन बनता है, बजट है। तो मतलब कि बजट राजकोषीय नीति का एक भाग है, यानी राजकोषीय नीति को पूरा करने का माध्यम कौन है, तो वह आपका बजट है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो अब हम एक एक करके जानते हैं कि मौद्रिक नीति क्या है और राजकोषीय नीति क्या है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए हम मौद्रिक नीति को जानते हैं। मौद्रिक नीति, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि मौद्रिक नीति एक अल्पकालिक नीति होती है कि एक दीर्घकालिक नीति होती है। किसी को पता हो? आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा तो जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, काफी लोग अच्छे जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो मौद्रिक नीति जो होता है यह एक कैसी नीति है, तो यह एक अल्पकालिक नीति है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसका निर्माण कौन करता है, इसका निर्माण कौन करता है? जल्दी कमेंट करो। बहुत अच्छा, काफी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। तो इसका निर्माण
देश का केंद्रीय बैंक देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मौद्रिक नीति एक अल्पकालिक नीति है। इसका निर्माण देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन अब इसका निर्माण वर्तमान में कौन करता है? जल्दी से सभी का कमेंट आना चाहिए। इसका निर्माण देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन अब इसका वर्तमान में निर्माण मौद्रिक नीति समिति द्वारा होता है। ये याद रखिए ना, केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन अब इसका वर्तमान में निर्माण मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, ये मौद्रिक नीति समिति जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2016 में हुई। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें सदस्य 6 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। किसमें? मौद्रिक नीति समिति में। 3 सदस्य सरकार के होते हैं और 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। ठीक है। और मौद्रिक नीति समिति का चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन तो वह आरबीआई का गवर्नर इसका चेयरमैन होता है। ठीक है। चल फिर से, तो मौद्रिक नीति कैसी नीति है? तो एक अल्पकालिक नीति है, याद रखिएगा। इसका निर्माण देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, ठीक है, लेकिन अब इसका वर्तमान में निर्माण कौन करता है? मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। लेकिन याद रखना, कभी कभी एग्जाम में मान लो कि अगर आरबीआई और मौद्रिक नीति समिति दोनों विकल्प दिए गए हैं, तब आपको मौद्रिक नीति समिति पर टिक लगाना है। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में आरबीआई दिया है, ठीक है, तब आरबीआई पे लगा दीजिएगा। ठीक है, भूलेंगे नहीं ना, सभी लोग भूलना मत। ठीक है, तो पता चला कि गाना याद आने लगेगा, भूला देना मुझे। तो यह एक अल्पकालिक नीति, इसका निर्माण देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई, लेकिन अब इसका निर्माण कौन? मौद्रिक नीति समिति द्वारा। और मौद्रिक नीति समिति की स्थापना कब हुई? तो 2016 में। सदस्य कितने हैं? 6। कितने? 6। कितने? 6 सदस्य। 3 सदस्य किसके? सरकार के। 3 सदस्य किसके? आरबीआई के। तो 3 3 6। इसका चेयरमैन कौन? तो आरबीआई का गवर्नर जो है, इसका चेयरमैन होता है। ओके, चलिए आगे चले ना। चलिए अब राजकोषीय नीति। अब हम जानते हैं राजकोषीय नीति के बारे में। ठीक है, मजा आएगा बहुत। ठीक है, किसी भी चीज को एंजॉय के साथ पढ़िए, है ना, एंजॉय, बिल्कुल एकदम मजेदार के साथ, कहीं पर कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी। ठीक है, चल राजकोषीय नीति, तो सभी लोग कमेंट करें, राजकोषीय नीति कैसी नीति है?
तो दोस्तों राजकोषीय नीति यह एक दीर्घकालीन नीति है। कैसी नीति है? तो यह एक दीर्घकालीन नीति है। ठीक है, नीति है। ठीक है, और राजकोषीय नीति का निर्माण, राजकोषीय नीति का निर्माण, जल्दी से कमेंट, किसी को पता हो जल्दी से कमेंट, आप लोगों को पता हो तो जल्दी से कमेंट करिए। तो राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। मजा आ रहा है ना? देखिए, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अभी और चीजें आगे समझेंगे, पहले धीरे धीरे चीजों से परिचित होते चले, है ना? तो राजकोषीय नीति कैसी नीति है? तो यह एक दीर्घकालिक नीति है। ठीक है। मौद्रिक नीति कैसी नीति है? तो वह अल्पकालीन नीति है। ओके, ठीक है, ठीक है। उसका निर्माण मौद्रिक नीति का किसके द्वारा? मौद्रिक नीति समिति द्वारा। ठीक है। अब आरबीआई नई राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ओके, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं, चल आगे चलते हैं। अब दोस्तों मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। किसी को पता है तो कमेंट करिए, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की होती है? किसी को पता है? तो मौद्रिक नीति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? किसी को पता है तो कमेंट करिए, किसी को पता है तो कमेंट करिए। मौद्रिक नीति आपका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो एक दोस्तों सस्ती मौद्रिक नीति, एक सस्ती मौद्रिक नीति। कैसी? सस्ती मौद्रिक नीति। और एक आपका महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति। ठीक है, किसी को कोई यहां पर दिक्कत? ठीक है, इसमें ब्याज दर बहुत कम होता है। इसमें ब्याज दर को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। और महंगी मौद्रिक नीति में ब्याज दर को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि ऊंची ब्याज दर यहां पर होता है, लेकिन सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दर क्या होता है? कम रहता है। याद रखिए सिंपल तरीके से, मौद्रिक नीति कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक सस्ती मौद्रिक नीति और एक आपका महंगी मौद्रिक नीति। ठीक है, अब सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है? तो अस्फीति या मंदी के स्थिति को निपटने के लिए। ठीक है, अस्फीति या मंदी की स्थिति निपटने के लिए। ठीक है, निपटने के लिए। ठीक है, सिंपल तरीके से समझते चल रहे हैं। हाँ, तो अब स्थिति सस्ती मौद्रिक नीति जो है वह अस्फीति या मंदी की स्थिति निपटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी फिर डिटेल में भी चलेंगे। ओके, इसमें क्या किया जाएगा? ब्याज दर कम कर दिया जाएगा ताकि लिक्विडिटी जो है वह ग्रोथ कर जाए। ओके, अभी चर्चा कर रहे हैं। और महंगी मौद्रिक नीति का महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है? तो मुद्रास्फीति से निपटने के लिए। ठीक है, मुद्रास्फीति से
निपटने के लिए, ठीक है। एक डिफ्लेशन से निपटने के लिए, एक इन्फ्लेशन से निपटने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन से निपटने के लिए जो ब्याज दर है उसको बढ़ा दिया जाता है, और डिफ्लेशन से या मंदी की स्थिति से निपटने के लिए ब्याज दर को कम कर दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। अब स्थिति को हम मुद्रा संकुचन भी कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक भाषा में इसको मुद्रा संकुचन भी कहते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, या इसे हम अवस्फीति या इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उनकी मांग कम हो जाए, ठीक है। अब स्फीति की डिफिनीशन बता रहा हूं, ठीक है। ये मैं बस बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, बस सुन लीजिए, ओके। अब स्फीति का मतलब क्या हुआ कि जब अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग क्या हो जा रही है, कम हो जाएगी। तो मांग कम हो जाएगी तो इससे कीमतें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, और इसी को हम अवस्फीति कहते हैं। अवस्फीति जो होता है वह मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत की स्थिति होती है, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके, डन। चल अब हम एक एक करके जानते हैं सस्ती मौद्रिक नीति को और महंगी मौद्रिक नीति को, एकदम डिटेल में चीजें करते हैं, ओके। चल ठीक है, समझना है, ओके। यहां तक तो अब आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हो गई हैं, लेकिन और चीजें जान लेते हैं तो और भी चीजें हमको स्पष्ट हो जाएंगी। चल अब हम लोग जानते हैं सस्ती मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जब केंद्रीय बैंक, जब कौन, केंद्रीय बैंक किसमें, ब्याज दरों में क्या कर दे, कमी करती है, ठीक है। अब यहां समझना है कि ये ब्याज दरों में कमी कब करता है, ठीक है। तो ब्याज दरों में कमी कब करता है, तो ब्याज दरों में कमी तब करेगा जब अर्थव्यवस्था में, जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो, मंदी की स्थिति हो, या अवस्फीति की स्थिति हो, अवस्फीति की स्थिति हो, ठीक है, समझिए, ठीक है। तो ये सस्ती मौद्रिक नीति क्या काम करेगा, केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक कौन है ये आप लोगों को पता चल गया है। तो केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, ब्याज दरों में कमी कर देता है। तो ब्याज दरों में कमी कब करेगा भाई, जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो या अवस्फीति की स्थिति हो, कीमतें लगातार गिरती चली जा रही हैं, है ना। अवस्फीति की स्थिति में क्या होगा, कीमतें गिर जाती हैं। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे कोविड-19 के समय, ठीक है, कोविड-19 के समय या कोविड-19 के दौरान या बाद में देखा गया कि देश में सुस्ती और मंदी की
स्थिति है। समझिए, सिंपल तरीके से चीजें समझना है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कोविड-19 के दौरान लोग जिनके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो गए, समस्याएं तेजी से बढ़ने लगी। तो मतलब कि कोविड-19 के समय या कोविड-19 के दौरान या बाद में यह देखने को मिला कि देश में क्या है, बिल्कुल सुस्ती है और बिल्कुल कैसी स्थिति बन गई है, मंदी की स्थिति बन गई है। तो अब इससे निपटा जाएगा ना, निपटा जाएगा कि नहीं, कि अब इससे निपटा ना जाए, तो इससे निपटने के लिए, इससे निपटने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी करता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से अब मैं लिंक टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। ओके, अब देखिए सस्ती मौद्रिक नीति में हमने यह जान लिया कि जब केंद्रीय बैंक क्या काम करता है, ब्याज दरों में कमी करता है। ठीक है, तो ब्याज दरों में कमी वह कब करेगा भाई, जब अर्थव्यवस्था में मंदी है, सुस्ती है, या मैं कहूं अब स्थिति की स्थिति है। अब जैसे कोविड-19 के समय या आप कोविड-19 के दौरान या उसके बाद आप लोग देखे होंगे अर्थव्यवस्था में बिल्कुल सुस्ती का माहौल था, राइट, ये था ना, मंदी की स्थिति थी। अब इससे क्या काम करेगा, केंद्रीय बैंक निपटेगा ना, तो केंद्रीय बैंक निपटने के लिए क्या काम किया, ब्याज दरों में कमी कर दी। अब ब्याज दरों में कमी करेगा तो क्या होगा, अब हमें इस पर जाना है, ठीक है। तो इसका इंपैक्ट में हम आते हैं। तो ब्याज दरों में अब देखिए, अब यहीं से टॉपिक को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से चीजों को बहुत ध्यान से बारीकी से समझना है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी करता है तो क्या होगा। ब्याज दरों में कमी करता है तो क्या होगा, ठीक है। अब ये जानते हैं, ठीक है। तो अब कमी करोगे तो आप ही सोचो, जैसे ही ब्याज दर में कमी होगा तो लोन क्या हो जाएगा, लोन या ऋण सस्ते होंगे कि महंगे होंगे। सभी लोग कमेंट करते चलिए। ये अर्थव्यवस्था में देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अगर कमेंट करते रहेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके यह जरूर बताइएगा क्या क्लासेस रेगुलर चले, ये आपका दायित्व है। दूसरी चीज, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर दिया है उस पर आपको मैसेज कर देना है ताकि आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाए। ओके, ये कार्य आपको करना ही करना होगा, अन्यथा आप क्लासेस से तब नोट कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब अगर वीडियो में आपको क्वालिटी दिख रही है कि हाँ क्लासेस की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, वीडियो को मैं लाइक करूंगा, शेयर करूंगा, सब्सक्राइब भी चैनल को अधिक से अधिक कराऊंगा और अधिक से लोगों को जोड़ूंगा भी, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो केंद्रीय बैंक जब ब्याज दरों में कमी करता है तो क्या होगा, लोन या ऋण सस्ते होंगे। अब लोगों को कम ब्याज पर आसानी से ऋण मिलेगा। ऋण मिलेगा तो लोग
ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ऋण लेंगे। या मैं कहूं उधार लेंगे। अब जब लोगों से ज्यादा ऋण लेंगे, उधार लेंगे, तो इससे बाजार में, ठीक है, तो इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ेगा कि नहीं? और जब तरलता बढ़ेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, और जब मांग बढ़ेगा तो वस्तु का जो मूल्य है, तो वस्तु का मूल्य, ठीक है, तो वस्तु का मूल्य थोड़ा, ठीक है, वस्तु का मूल्य थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत ज्यादा बढ़ गया तब तो दिक्कत हो गई। ठीक है, देखिए लोन, देखिए समझिए फिर से, आरबीआई या देश का केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कमी करता है तो क्या होगा? ठीक है, जब वह सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग किया, ब्याज दर कम कर दिया, तो इससे क्या होगा? तो इससे भाई ब्याज कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि ऋण सस्ते हो गए। ठीक है, अब लोगों को कम ब्याज पर आसानी से क्या मिल जा रहा है? ऋण मिल जा रहा है ना? आसानी से गया बैंक में, ऋण मिला, लेके चला है। अब जब वो पैसा लेके चला गया तो लोग ज्यादा से ज्यादा ऋण लेंगे, राइट, और उधार भी लेंगे। ठीक है, तो इससे बाजार में क्या हो गया? मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ गया, लोगों के पास पैसे आ गए। अब जब तरलता बढ़ गया तो भाई मांग बढ़ेगा, लोग जाएंगे मार्केट से सामान खरीदेंगे, भाई तरलता बढ़ गई। और जब मांग बढ़ेगा तो भाई डिमांड जब बढ़ेगी तो अचानक वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर जाएगा, लेकिन वस्तु का मूल्य थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और वस्तु का मूल्य बढ़ता देख, और वस्तु का मूल्य बढ़ता देख उत्पादक वर्ग ज्यादा उत्पादन करने के लिए प्रेरित होंगे। ज्यादा उत्पादन के लिए क्या होंगे? प्रेरित होंगे। अब ज्यादा उत्पादन होगा तो क्या होगा? तो उत्पादन में अब वृद्धि हो जाएगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो दोस्तों जीडीपी में भी वृद्धि होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और जब जीडीपी बढ़ेगा तो देश में रोजगार बढ़ेगा। देश में क्या बढ़ेगा? देश में रोजगार में क्या होगा? वृद्धि होगी। देश में रोजगार में क्या होगा? वृद्धि होगी। समझ में आया? तो दोस्तों ब्याज दरों में कमी करते हैं तो क्या होगा? इसका पूरा प्रभाव आप लोगों ने देखा कि ऋण सस्ते होंगे, लोग कम ब्याज पर आसानी से ऋण मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या काम करेंगे? ऋण लेंगे। ठीक है, और उधार लेंगे, तो इससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति या तरलता बढ़ जाएगी, और जब तरलता बढ़ गई तो भाई डिमांड बढ़ेगा।
डिमांड, क्योंकि पैसा आ गया, अब डिमांड बढ़ेगा तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, थोड़ा, यही तो उद्देश्य है, बहुत ज्यादा इंक्रीज करना उद्देश्य नहीं है, तो बढ़ गया। और वस्तु का मूल्य बढ़ता देख उत्पादक वर्ग कहेगा आहा, अब तो उत्पादन खूब करना है एकदम मस्त से, तो वह उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा, लालायित होगा, बहुत एक्साइटेड होगा कि चलो यार अब उत्पादन करते हैं, कुछ तो फायदा मिलेगा। और अब इसमें क्या होगा कि उत्पादन में वृद्धि होगी, और उत्पादन में वृद्धि होगी तो जीडीपी ग्रोथ करेगा, जीडीपी ग्रोथ करेगा, और जीडीपी ग्रोथ करेगा तो देश में रोजगार भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सस्ती जो मौद्रिक नीति है, सस्ती मौद्रिक नीति, जब देश में आर्थिक मंदी आ जाती है तो केंद्रीय बैंक जो है वह इस तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में क्या काम कर देता है, कमी कर देता है, और सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है ताकि सब कुछ स्थिति नॉर्मल हो सके। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है। चल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके। किसी को कोई दिक्कत, अच्छे से समझ में आया, कहीं पर कोई समस्या हो तो कमेंट कर सकते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, है ना, एकदम नाचते गाते हंसते खेलते, है ना, मुस्कुराते हुए, यही तरीका होना चाहिए, ओके। विषय का मतलब क्या हुआ, एकदम एंजॉयमेंट होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, एकदम लगे कि हाँ जमीन पे चीजें उतार दी गई हैं, ओके। चल, अब हम लोग जानते हैं महंगी मौद्रिक नीति के विषय में, ओके। चलिए, महंगी मौद्रिक नीति, ठीक है। अब इस महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है, तो इस महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग जब देश में मुद्रास्फीति का दर मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक हो, ठीक है। तो इस महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग कब हो रहा है, तो जब देश में क्या है, जब देश में मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक हो। देखिए, सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग कब हो रहा है, जब देश में मंदी की स्थिति हो या अपस्फीति की स्थिति हो, अपस्फीति की स्थिति हो, ठीक है, याद रखिएगा। और उसमें सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम कर दिया जाता है, ओके। लेकिन महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग जब देश में मुद्रास्फीति का दर क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसी के प्रभाव को हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आगे, मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक हो तो, ठीक है, मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक हो तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति, बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का दर बहुत अधिक हो तो, ठीक है, इन्फ्लेशन मतलब कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है, तो अब इसका दर क्या हो रहा है,
बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बहुत अधिक। मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बहुत अधिक। यानी हम कह सकते हैं कि मांग जो है वह बहुत अधिक है, मांग बहुत अधिक। ठीक है, समझिए, बिल्कुल इन्फ्लेशन अर्थात की कीमत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी है। ओके, तो मुद्रास्फीति का दर क्या है, बहुत अधिक है, हाई लेवल पे है। ठीक है, और याद रखिएगा सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग कब किया जाता है, सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, एक एक का कमेंट आना चाहिए। जब देश में क्या हो, मंदी की स्थिति हो, सुस्ती की स्थिति हो, अब स्फीति की स्थिति हो, तो उसमें क्या करेगा केंद्रीय बैंक, ब्याज दर को कम कर देगा। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन इसमें क्या किया जा रहा है, याद रखिए, महंगी मौद्रिक नीति में क्या किया जा रहा है, जब मुद्रास्फीति का दर क्या है, बहुत अधिक है, मतलब कि कीमत बहुत ज्यादा है। अब इसमें बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या है, बहुत अधिक है, यानी जो मांग है वह क्या है, बहुत अधिक है, और वस्तु की आपूर्ति जो है वह कम है। वस्तु की आपूर्ति क्या है, बहुत कम, और जिससे वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, जिससे वस्तु का मूल्य तेजी से, बहुत तेजी से, मूल्य तेजी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अर्थात कि बढ़ रहा है। तो आरबीआई जो है आपका देश का केंद्रीय बैंक, आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक, देश का केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, महंगी मौद्रिक नीति का, मौद्रिक नीति का क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, यानी वह क्या काम करेगा, यानी वह ब्याज दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, ब्याज दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जब ब्याज दर क्या होगा, अब अगर केंद्रीय बैंक अपने प्रधान ब्याज दर रेपो दर में वृद्धि कर देगा, वृद्धि करता है, तो बैंकों का भी ब्याज दर महंगा हो जाएगा। तो बैंकों का ब्याज दर महंगा हो जाएगा, होगा कि नहीं, सभी लोग कमेंट करिए, महंगा हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। ठीक है, तो महंगी मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति की दर जब बहुत अधिक हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मुद्रास्फीति अधिक होगा तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तो बहुत अधिक, राइट, यानी मांग तो बहुत अधिक है। जैसे आप लोग देखते हैं नवरात्र का महीना, आप देखें नवरात्र का महीना के पहले केला का दाम, केला का डिमांड कितनी थी, बहुत नगण्य थी। ठीक है, बहुत नगण्य थी। अब मांग है, राइट, और कीमत क्या हो गई है, केले की बढ़ गई है, होता है कि नहीं। तो ऐसे ही मुद्रास्फीति का दर जब बहुत अधिक हो देश में, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति तो बहुत अधिक है, यानी मांग बहुत अधिक है, वस्तु की आपूर्ति जो है बहुत कम है, जिससे वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो आरबीआई जो है देश का केंद्रीय बैंक, वह महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, यानी वह ब्याज दर क्या करेगा, बढ़ा देगा। अब ब्याज दर बढ़ा देगा तो जाओगे,
अभी आप ब्याज दर बढ़ा रहेगा तो बैंक में जाओगे ऋण लेने? आप लोग बताओ, कभी जाओगे? बहुत बचोगे कि साला यार ब्याज दर इतना बढ़ा है और चले हम ऋण लेके एक ही और संकट मोल ले, है ना? पता चला कि 8 लोन और पड़ा है तो कहोगे कि अरे ये तो साला चश्मा भी नीचे गिरती चली जाएगी, एक तो साला कमर तो झुकता ही जा रहा है और भी झुका ले। तो क्या होगा? देश का केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, यानी वह क्या काम करेगा? ब्याज दर को बढ़ा देगा। अब अगर केंद्रीय बैंक अपने प्रधान ब्याज दर रेपो दर में वृद्धि करता है तो बैंकों का ब्याज दर क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अब लोग कम उधार लेंगे, लोग कम उधार लेंगे, लोग कम उधार लेंगे। अब जब लोग कम उधार लेंगे तो बाजार में तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा होगी कि कम होगी? जल्दी से कमेंट, सभी लोगों का कमेंट, एकदम एक्साइटेड हो जाइए एकदम, ठीक है? तो बाजार में तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी। और दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो क्या होगा? यानी मुद्रा की आपूर्ति क्या हो गई? कम हो गई। अब मुद्रा की आपूर्ति कम होगी, मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो मुद्रा की आपूर्ति कम होगी तो मांग में कमी आ जाएगी। आएगी कि नहीं? तो मांग में कमी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इससे क्या होगा? मांग और पूर्ति में एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। इससे मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित हो जाएगा, सामंजस्य स्थापित हो जाएगा। और सामंजस्य स्थापित होने से क्या होगा? वस्तु का जो मूल्य बढ़ रहा था, वस्तु का जो मूल्य बढ़ रहा था वह स्थिर हो जाएगा, राइट? वह स्थिर हो जाएगा। सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार जल्दी से फास्ट रिवीजन, ओके? फास्ट रिवीजन। थोड़ा सा आज मैं क्लासेस में टाइम ले रहा हूं, अगले क्लासेस से आपकी प्रक्रियाएं बहुत तेज होंगी, ओके? आज फर्स्ट क्लासेस है इकोनॉमी का, तो आप लोगों को बहुत तीव्रता से कार्य करना है। आज मैं आप लोगों से टाइम ले रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट डे टाइम नहीं, फास्ट रिवीजन चलेगा, ओके? आज हमें समझ लीजिए आप बस, ओके? तो चलिए, महंगी मौद्रिक नीति में क्या हुआ? मुद्रास्फीति की दर जब बहुत अधिक हो तो केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। तो क्या है? मुद्रास्फीति का दर क्या है? बहुत अधिक है, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत अधिक, यानी मांग जो है वह बहुत अधिक, ओके? वस्तु की आपूर्ति बहुत कम, वस्तु की आपूर्ति बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन मांग बहुत ज्यादा है। अब जिससे वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। अब वस्तु का मूल्य तेजी से बढ़ रहा है तो आरबीआई ऐसे चश्मा लगाया है, देख रहा है, अरे ऐसा का हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा। कहा कि अरे हमारे पास तो महंगी मौद्रिक नीति है, क्या को ना प्रयोग करे? यानी वह क्या काम करेगा? लो अब ब्याजी दर बढ़ाएंगे। बहुत पैसा ले रहा था सस्ती मौद्रिक नीति में, बहुत, ये गलत बात है। जब देखो तब पैसा बैंक से उठा लोगे, है तो चलो हम ब्याज दर बढ़ा देते हैं, लो अब तो ब्याज दर बढ़ा दिया। अब अगर केंद्रीय बैंक अपने प्रधान ब्याज दर रेपो दर में वृद्धि कर दिया तो बैंकों का ब्याज दर महंगा हो गया। अब बैंक का ब्याज दर बहुत बढ़िया से महंगा हो गया है, ठीक है? तो लोग अब जब जा रहे थे उधार ले रहे थे, चलो यार घर बनवा ले, ये उत्पादन कर ले, वो उत्पादन कर ले। अब क्या हुआ कि लोग कम उधार लेंगे। अब लोग कम उधार लेंगे तो बाजार में क्या हुआ? तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति ही कम हो गई, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा
नहीं है। तो पैसा नहीं है तो मुद्रा की आपूर्ति, तरलता तो कम हुआ कि नहीं, बताइए जल्दी। तो कम हो गई, तो मांग में अब क्या आ गई, कमी आ गई। भाई अब बाजार में तो लोग जाएंगे नहीं, बाजार में जाएंगे का, पैसा ही नहीं है जेब में तो चलोगे का। भाई हमारे पास अगर इक्को जेबे में पैसे ही नहीं है, 10 रुपया है, अब 10 रुपए में क्या लेंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। और यहीं पे अगर 10,000 की गड्डी रहता तो क्या करते, 10,000 की गड्डी रहता तो पहुंचते, चल भाई ये ले ले वो ले ले वो ले ले, करते ना, करते ना। तो यही है, तो बाजार में तरलता यानी मुद्रा की आपूर्ति कम हो गई। अब मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाएगी तो मांग में अचानक बिल्कुल कमी आ जाएगी, और इससे क्या होगा, मांग और पूर्ति में एक सामंजस्य बन जाएगा, है ना। मांग और पूर्ति में सामंजस्य बन जाएगा, होगा कि नहीं। अभी यहां मांग क्या हो रहा था, मांग यहां पर क्या हो रहा था, देखिए यहां पर कहां पर है, ये मांग बहुत अधिक है लेकिन आपूर्ति कम है। तो इसका एक बैलेंस कि मांग बहुत ज्यादा ना हो और आपूर्ति भी बहुत कम ना हो, एक सामंजस्य बना लेंगे तो वस्तु का जो मूल्य बढ़ रहा था वो क्या हो गया, स्थिर हो जाएगा। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। बहुत अच्छे से ये टॉपिक समाप्त हुआ। यहां पर कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, आगे चला जाए। चलिए बहुत मजा आ रहा है। हाँ चलिए, अब हम लोग जानते हैं राजकोषीय नीति। अब हम लोग क्या जानते हैं, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक है। चलिए, तो राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा, सरकार यानी वित्त मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा दीर्घकालीन कैसा, दीर्घकालीन, थोड़ा जल ग्रहण कर ले, थोड़ा इकोनॉमिक्स में एनर्जी तो अच्छी लगती है। इंडियन इकोनॉमी बहुत तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है, मजा तो आ रहा है ना। किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा, हम तो बकवास करना जानते नहीं है, बस पढ़ाना जानते हैं। ईश्वर ने जो हमें माँ सरस्वती की असीम कृपा बनी है, बनी रहे, यही कार्य है। तो राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा कौन से लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्यों को, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो अब ये होगा आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न कि ये बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है, एग्जाम्पल बताइए तो जरा, पढ़े हो। ये राजकोषीय नीति का निर्माण सरकार द्वारा दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। ओके, अब ये हमें बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्य क्या है। तो जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए, अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए, ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करने के लिए,
देश में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए देश में रोजगार को, देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए ETC, ठीक है। सरकार क्या काम करती है? तो सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, ठीक है, प्रयोग करती है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा? तो सरकार द्वारा, यानी हम कह सकते हैं वित्त मंत्रालय द्वारा दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? मुद्रास्फीति को दीर्घकालीन लक्ष्य, भाई मुद्रास्फीति को नियंत्रण करिए, संसाधन जो है प्राकृतिक, भौतिक, मानवीय, उसका भैया अनुकूलतम प्रयोग कर रही है। संसाधन कितने हैं? 3, प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन। तो भैया उसका अनुकूलतम उपयोग करिए। देश में गरीबी और बेरोजगारी को आप क्या काम करिए? कम करिए। देश में रोजगार को बढ़ाइए, ठीक है। तो सरकार क्या काम करती है? राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। और यह राजकोषीय नीति, और यह राजकोषीय नीति सरकार, और यह राजकोषीय नीति सरकार क्या काम करती है? राजस्व, सरकार राजस्व, सरकार के खर्च को, सरकार के खर्च को सरकार के आय को, ठीक है, समझिए। तो सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग की, और यह राजकोषीय नीति सरकार राजस्व, ठीक है, सरकार के खर्च को, सरकार के आय को, सरकार के ऋण को इंगित करता है, सरकार के ऋण को इंगित करता है, ठीक है। या हम कहें सरकार के जो बजट है, सरकार के घाटे के बजट को, सॉरी, ठीक है, या हम कहें सरकार के घाटे के बजट को इंगित करता है, बजट को इंगित करता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत? तो सरकार जो है, और ये जो राजकोषीय नीति है, यह सरकार के राजस्व, सरकार के जो खर्च है, मतलब कि एक तो रेवेन्यू हो गया, एक आपने जो एक्सपेंडिचर का किया खर्च, और खर्च को, सरकार के जो इनकम है, आय को, सरकार के जो ऋण है, उन सभी को ये राजकोषीय नीति क्या करता है? इंगित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के घाटे के बजट को यह इंगित करता है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, कोई प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, ओके, कमेंट करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग बिल्कुल भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ये जो राजकोषीय नीति है, ठीक है, ये जो आपको राजकोषीय नीति है दिख रही है ना, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरण है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति को प्राप्त
करने के लिए कितने उपकरण है? तो 4 उपकरण होते हैं। ठीक है, 4 उपकरण होते हैं। ठीक है, इस राजकोषीय नीति को प्राप्त करने के लिए कितने उपकरण होते हैं? तो कुल 4 उपकरण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है सरकार की आय नीति। सरकार की आय नीति। ठीक है, सरकार की आय नीति। दूसरा है सरकार की व्यय नीति। कौन सी नीति? व्यय नीति, अर्थात कि हम कहें खर्च नीति। ठीक है, तीसरा सरकार की ऋण नीति। ठीक है, सरकार की ऋण नीति। ठीक है, सरकार की ऋण नीति। ठीक है, अब ये ऋण नीति में आपका कहें उधार नीति। ठीक है, उधार नीति भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हो सकता है कि आपका घरेलू भी ऋण हो और विदेशी भी हो सकता है। ठीक है, घरेलू विदेशी दोनों हो सकता है। तो सरकार की ऋण नीति। और फिर सी, सरकार की बजटीय नीति। बजटीय नीति। ठीक है, बजटीय नीति। तो मतलब कि तो ध्यान रखें कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ठीक है, ये सभी आते हैं। क्या क्या आते हैं? तो जो सरकार की आय है, ठीक है, वो आएगा। जो सरकार की खर्च है वो आएगा। जो सरकार ऋण लेता है वो चाहे घरेलू सीमा के अंदर हो चाहे विदेशों से हो, वो भी आएगा। और जो सरकार हर वर्ष बजट बनाती है, जिस बजट को आप लोग देखते हैं, ओके, तो बजटी। तो ये सभी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? तो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई भी समस्या हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, आपके हर एक समस्याओं का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए। चलिए तब आगे चला जाए। अब किस पे चला जाए? बजट। किसी को पता है बजट क्या है? किसी को पता है बजट क्या है? अगर किसी को पता हो बजट क्या है तो कमेंट करके बता सकता है। किसी को पता है? चलिए, तो दोस्तों बजट जो है, बजट वह सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है जो सरकार के आगामी वर्ष के, सरकार के आगामी वर्ष के आय और किसका? आय और व्यय का अनुमानित, ठीक है, अनुमानित विवरण होता है। अनुमानित विवरण होता है। ठीक है, तो बजट क्या है? एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार के किसका? आगामी वर्ष का, ठीक है, जो भी आय और खर्च व्यय उन सभी का अनुमानित विवरण होता है। ठीक है, तो इन सभी का अनुमानित विवरण होता है।
बजट जो होता है दोस्तों, बजट दस्तावेजों का संग्रहण होता है। बजट दस्तावेजों का क्या होता है? संग्रहण होता है, संग्रहण होता है। ठीक है, तो जब यह दस्तावेजों का संग्रहण है तो इसमें कई तरह के दस्तावेज शामिल होंगे। ठीक है, जब बजट क्या है? दस्तावेजों का संग्रहण है, तो इसमें कई तरह के क्या होंगे? दस्तावेज शामिल होंगे। तो जैसे आपके विनियोग बिल, विनियोग बिल, वित्तीय बिल, वित्तीय बिल, ठीक है, विनियोग बिल, वित्तीय बिल, एफआरबीएम दस्तावेज, एफआरबीएम दस्तावेज, दस्तावेज का खर्च, ठीक है, एफआरबीएम दस्तावेज, ठीक है, ये देखिए एफआरबीएम दस्तावेज, ठीक है। तो मतलब कि ये जो बजट होता है वो किसका संग्रहण है? दस्तावेजों का एक पूरा संग्रहण है। ठीक है, अब इसमें कई तरह के दस्तावेज शामिल है, जैसे विनियोग बिल, वित्तीय बिल, एफआरबीएम दस्तावेज, जो आपके कर खर्च होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, कर खर्च आदि क्या होते हैं? आदि दस्तावेज शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक, ये जो बजट है, ये बजट कौन से? फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा के बूजेट से बना है। ठीक है, बूजेट से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। ठीक है, क्या? चमड़े का थैला। ओके, तो कौन से भाषा का? फ्रेंच भाषा के बूजेट से बना है चमड़े का थैला। लेकिन बजट का कहीं पर संविधान में उल्लेख नहीं है, मतलब जो बजट शब्द है उसका कहीं पर, कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन आर्टिकल 112 में, आर्टिकल 112 में, ठीक है, आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जरूर मिलता है। वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है जरूर मिलता है। ठीक है, मतलब कि वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग मिलता है, लेकिन बजट शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए, बजट एक सरकारी दस्तावेज है जो सरकार के आगामी वर्ष के आय और व्यय का बिल्कुल अनुमानित इसमें विवरण होता है। बजट आपका दस्तावेजों का संग्रहण होता है, मतलब कि अब इसमें कई प्रकार के दस्तावेज शामिल होंगे, जैसे आपको देखते हैं विनियोग बिल हो गया, वित्तीय बिल हो गया, एफआरबीएम दस्तावेज हो गया, कर खर्च हो गया। ठीक है, तो ये सब आपके आज दस्तावेज इसमें शामिल होते हैं। ये जो बजट है ये फ्रेंच भाषा के बूजेट से बना है। ठीक है, किससे? बूजेट से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? चमड़े का थैला। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। अब राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केंद्र का वित्त मंत्री, ठीक है, केंद्र का वित्त मंत्री कहां? लोकसभा के, लोकसभा के पटल पर हर वित्तीय वर्ष में, हर वित्तीय वर्ष में हर वित्तीय वर्ष में फरवरी माह के फर्स्ट दिन, फरवरी माह के
फर्स्ट दिन, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पर, किसकी अनुशंसा पर, याद रखिएगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर केंद्र का वित्त मंत्री जो है वह लोकसभा के पटल पर हर वित्तीय वर्ष में फरवरी के माह के पहले दिन का क्या रखता है, पहले दिन देश का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। बिल्कुल जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, ठीक है। सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट करिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। अब आप लोगों को मैं यहीं पर टॉपिक समाप्त करता हूं। अगर आप लोग चाहें तो और बढ़ा दूं टॉपिक, कैसे कहते हैं सर? ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्लासेस में बहुत जल्द, कल के डेट में भी आपका इकोनॉमी की क्लासेस डेली रहेगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी आप लोग एंजॉय कीजिए, लेकिन याद रखना कमेंट क्लासेस के जस्ट बाद अगर हर एक विद्यार्थी का नहीं आता है तो इकोनॉमी की क्लास नहीं होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को मैं इन सभी का पीडीएफ दूंगा। नंबर क्या है? 91 98 120 630 व्हाट्सएप करना अगर पीडीएफ चाहिए। और ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन, सौर एकेडमी का पूरा परिवार अगर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक स्टूडेंट की भी एक अपनी क्या होती है, उसकी भी एक इच्छा होती है ना कि संस्था ग्रो करे। तो आप भी अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाते रहेंगे। कोई भी मिले, बस क्या है, सौर एकेडमी यहाँ पर क्लासेस जाइए, देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस हो रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।